हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एनसीईआरटी का 9th चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ये पार्ट 1 है। इसमें सिर्फ हम प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे और किस तरीके से उत्तल और अवतल दर्पण प्रतिबिंब बनते हैं और उन पे जो दर्पण सूत्र होता है उस पर आधारित फार्मूले को से सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए देखते हैं, कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारी आंखों पर ग्रहण किया जाता है, आंखों द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो हम वस्तुओं को देखने के योग्य बनाता है। यानी कि किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब क्या होता है, ये फेनोमेना होता है। देखो जैसे मान लो एक चेयर है, ठीक है, इस तरीके से एक चेयर रखी हुई है, तो इस चेयर को आप तभी देख पाओगे जब इस पर लाइट पड़े और लाइट पड़ने के बाद फिर से आपकी आंखों पर परावर्तित होकर के पड़े, तभी आप इस चीज़ को देख सकते हो। कोई भी वस्तु आप तभी देख पाओगे जब उस पर प्रकाश पड़ता है और वहाँ से परावर्तित होकर के आपके आंखों पर पड़ता है, तो फिर आप वस्तु को देख पाते हो। ठीक है, चल। प्रकाश सरल रेखाओं में गति करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जैसे मान लो एक अपारदर्शी वस्तु रखी है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता। ठीक है, यहाँ से प्रकाश इस तरीके से आ रही है, तो प्रकाश आने के बाद यहाँ से टकराएगी, तो ऐसा नहीं है कि प्रकाश इस तरीके से हो कि इधर चली जाए, ऐसे नहीं जाती। प्रकाश वहीं पे पारदर्शी माध्यम में जो पारदर्शी परत होती है वहीं पे रुक जाती है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है तथा प्रकाश के सरलरेखी पथ की ओर इंगित करता है। देखो, प्रकाश किसी वस्तु की छाया बनना इंगित करता है कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। जैसे ये कोई वस्तु है, अगर इससे प्रकाश ऐसे पड़ रही है, ठीक है, तो इधर चूँकि प्रकाश इससे पार नहीं जा पा रही, चूँकि अपारदर्शी है, तो यहाँ पे एक छाया इसकी इस तरीके से बन जाती है। ठीक है, तो इससे पता चलता है प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। अच्छा, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, ये तो छोटे स्तर पर कह सकते हो आप। जब किरण प्रकाश की हम लोग पढ़ते हैं, प्रकाश को किरण मानकर जब अध्ययन करते हैं, तब तक तो ये सही है। लेकिन थोड़ा हाई लेवल पर अगर हम बात करें, जहाँ पे एक फिनोमेना आता है, उसका नाम है विवर्तन। क्या नाम है? विवर्तन, यानी कि डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है, प्रकाश के पथ में अगर अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय इसके किनारों से मुड़ने की प्रवृत्ति रखता है। इसे हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके से ये बहुत छोटा एक यहाँ पे होल बना देते हैं, एक कोई लेते हैं प्लेट और इसमें बहुत छोटा सा ये छिद्र बना देते हैं, और प्रकाश जब इस तरीके से आता है तो प्रकाश इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो जाता है, इस तरीके से। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्तन कहते हैं। ये आप अगली क्लासेस में, यानी कि 12th वगैरह में इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब वह प्रकाश की जिसमें सरल रेखी व्यवहार के आधार पर किरणों का उपयोग करते हैं असफल होने लगती है। विवर्तन ऐसी परिघटना की व्याख्या करने के लिए प्रकाश को तरंग रूप में माना जाता है। ठीक है, अभी जो हम हाई स्कूल तक पढ़ते हैं उसमें प्रकाश को हम किरण मानते हैं। ठीक है, और प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन आगे जब आप जाओगे 12th में पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे प्रकाश को क्या करते हैं, हम तरंग मानते हैं। ठीक है, और अच्छा, अब ये डिबेट होने लगी कि प्रकाश तरंग है या फिर किरण है, कण है, क्या है। तो इसके बारे में जो है प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत आया, जिसके आधार पर प्रकाश को ना तो तरंग माना गया और ना ही कण माना गया, बल्कि दोनों गुणों में, तरंग और कण में, इसकी सामंजस्य को स्थापित किया गया है। ठीक है, ये अब हायर क्लास में पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है कि प्रकाश का विवर्तन जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति को दिखाता है। चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा हाई स्कूल का टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसी चिकनी सतह से टकराकर प्रकाश का पुनः उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे मान लो ये कोई दर्पण रखा हुआ है, प्रकाश इधर से आई, इस तरीके से आपने प्रयोग भी देखा होगा कि टकरा करके इस तरीके से लौट जाती है। तो इस फेनोमेना की इस क्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम हम जानते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अगर इस तरीके से हम जहाँ पे प्रकाश टकरा रही है यहाँ पे एक अभिलंब बना देते हैं, तो ये वाला जो एंगल होता है ये प्रकाश का आपतन कोण आई कहलाता है, और ये वाला जो कोण होता है अभिलंब से और परावर्तित किरण के बीच का, ये आर कहलाता है। ठीक है, तो कोण आई बराबर होता है कोण आर। हिंदी में समझ सकते हो कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। ठीक है, जितने कोण से आओगे उतने कोण से जाएगी। जैसे एक दीवार है, दीवार पे हम बॉल को जिस तरीके से फेंकते हैं, इस तरीके से बॉल आई और टकरा के इस तरीके से चली गई, तो जो यहाँ पे एंगल बनता है, अगर बीच में हम एक लंब ऐसे डाल दें, तो यहाँ पे जो कोण बनता है, आने वाला कोण आई और जाने वाला कोण आर,
तो I बराबर R होता है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि ये जो दीवार पर अभिलंब खींचा गया है और ये जो है आपतित किरण और ये जो परावर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होंगे, यानी कि एक पेज पर इनको बनाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि 3 डायमेंशनल में हो, हाँ, ऐसा नहीं होता। इनको एक पेज पर बनाया जा सकता है, यानी कि एक ही तल में होते हैं। ये 2 नियम हैं, इनको याद रखना। परावर्तन के बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। 2 नियम मैंने आपको समझा दिए। अभिलंब क्या होता है? जो काल्पनिक हम लंब डालते हैं उसको अभिलंब बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे नोट करा देता हूँ, नोट कर लेना, पूरे प्रकाश में आपको काम आएगा। जब भी सीधा प्रतिबिंब की बात होगी, ठीक है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी होता है। या आप इसको उल्टा भी याद कर सकते हो कि आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनेगा। आभासी हमेशा सीधा बनता है, इसको नोट कर लेना। और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, वास्तविक है, तो हमेशा कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा। कैसा रहेगा? उल्टा रहेगा, ठीक है। और एक चीज़, आभासी जो प्रतिबिंब होता है उसको पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। पर्दा मतलब स्क्रीन पर, पर्दे पर नहीं लिया जा सकता, ठीक है। यानी कि आप पर्दा लगाओगे तो उस पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा, पर्दे पर नहीं आता। और जो वास्तविक प्रतिबिंब है इसको पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रूल सेट है एकदम, इसको याद कर लेना, कहीं भी गलत नहीं होगा। अगर प्रतिबिंब आभासी है तो सीधा बनेगा, और सीधा और आभासी है तो पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। अगर वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, और वास्तविक है तो पर्दे पर लिया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। जब समतल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है तो उसको याद रखना, क्या चीज़ें होती है। पहली चीज़ तो ये होती है कि प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण जो हम समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है, ज़्यादातर हम घरों में यूज करते हैं उसको, ठीक है। और प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। यानी कि अगर हम इतनी बड़ी वस्तु को यहाँ पे रखते हैं, इतनी बड़ी वस्तु को यहाँ पे समतल दर्पण के सामने रखते हैं, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी इतना बड़ा ही बनेगा, ठीक है, समान साइज का बनता है। और दर्पण से पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। यानी कि मान लो अगर x दूरी पे आपने रखा है तो दर्पण के पीछे आपको दिखाई देगा x दूरी पर ही बनेगा। इसका कहने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा समतल दर्पण में वस्तु हमें दिखती है कि उसके अंदर बन रही है दर्पण के ना, तो उसी वही कहने का मतलब है। अगर आप x मीटर आगे रखोगे तो x मीटर दर्पण में पीछे दिखाई देगा आपको। उसके बाद एक चीज़ और चीज़ होता है, इसका पार्श्व परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। इसका जो पार्श्व है परिवर्तित हो जाता है, यानी कि राइट का लेफ्ट में बनता है, लेफ्ट का राइट में बनता है, ठीक है। इस चीज़ को नोट कर लेना। अगर आप मान लो कोई नाम लिखो आप कागज़ पे, उसको आप समतल दर्पण में देखो तो आप देखोगे वो नाम उल्टा दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि राइट का लेफ्ट बन जाता है, लेफ्ट का राइट बन जाता है। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की ये गुण होते हैं। इसको मैंने आपको 7th के NCERT में भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है कि ऐसा दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है गोली दर्पण कहलाता है, ठीक है। इस तरीके जैसे मान लो एक गोला है ये, ठीक है, इस गोले को अगर हम काट देते हैं तो यहाँ पे 2 पृष्ठ बनता है। एक तो इस तरीके से बन रहा है, अगर इसके इधर वाले भाग को हम कलर कर देते हैं, यानी कि अपारदर्शी बना देते हैं, तो इसको हम कहते हैं उत्तल। ऊ से उभरा हुआ, ठीक है, उत्तल है, ठीक, उत्तल दर्पण हो जाता है। क्या है? दर्पण है। दर्पण का मतलब पारदर्शी नहीं है, इधर अपारदर्शी है, इधर परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश आएगा इस तरीके से परावर्तित होगा, ठीक। और जो ये वाला भाग है, इधर वाला, अगर हम इस उभरे हुए भाग को इधर क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, कलई कर देते हैं, तो यहाँ से परावर्तन होगा, ठीक है। अब देखिए इसका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? अवतल। क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण, ठीक है। अब देखिएगा गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। गोली दर्पण परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोली के केंद्र की ओर वक्रित होता है वह अवतल कहलाता है। देखो यहाँ पे ये हमारा केंद्र है, ये सेंटर है ना, अभी सेंटर का भी काम आएगा, यहाँ से सेंटर है ये ठीक है। इस तरीके से गोलों को आपने काटा, 2 बन गए। आगे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया कि जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उत्तल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो होता है ऐसे ऐसे। चम्मच अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ लगभग अवतल दर्पण जैसा होता है। चम्मच का बाहर की ओर पृष्ठ लगभग उत्तल दर्पण जैसा। देखो जो चम्मच होता है उसका एक भाग उभरा होता है, एक भाग धंसा होता है, तो जो भाग उभरा होता है वो कैसा होता है? ऊ से उत्तल होता है, और जो भाग धंसा हुआ होता है वो कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हमको दर्पण के बारे में सीखना है, जैसे ध्रुव।
दर्पण का ध्रुव क्या होता है? देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ दर्पण का ध्रुव क्या होता है। लिखा है, देखो समतल प्रयोग गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि गोले का केंद्र नहीं, जिस गोले का भाग था उसके केंद्र को नहीं, बल्कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ होता है, जैसे ये हमारा अवतल दर्पण है, तो इस परावर्तक पृष्ठ का जो ये बीच वाला यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट है, ये आपका क्या कहलाता है? ध्रुव। इसको पी से लिखते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ठीक है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी, ठीक है। ये हमारा पोल हो जाएगा, इसको ध्रुव बोलते हैं। पोल, पी से पोल या ध्रुव, ठीक है। अब देखिए गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है? इसे सी निरूपित करते हैं। देखो जैसे मैंने बताया था गोली दर्पण एक गोले से बनाया जाता है काट करके, तो उस गोले के केंद्र को, ठीक है, हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और जो वक्रता केंद्र होता है ये दर्पण पर स्थित नहीं होता, ये कहीं बाहर बाहर स्पेस में स्थित होता है। देखो जैसे मान लो ये हमने एक अवतल दर्पण रख दिया, तो इसका जो पोल होगा वो तो दर्पण पे ही स्थित होगा, यहाँ पे कहीं पे पी, लेकिन जो वक्रता केंद्र होगा वो दर्पण से बाहर कहीं सी पर स्थित होगा, ठीक है। इसी तरीके से मान लो उत्तर दर्पण है, तो उसका जो वक्रता केंद्र यहाँ कहीं पर हो, केंद्र तो यहीं पे होगा ना, अगर ऐसे ऐसे बना लें गोला हम, ठीक है, तो केंद्र यहाँ पे आ रहा है ना बीच में ये। इसी तरीके से अगर हम इस अवतल दर्पण से इस तरीके से बनाए गोला, तो यहाँ पे कहीं केंद्र पर आएगा, तो यहाँ पे सी होगा इसका बीच में स्पेस में, ठीक है। चल आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। देखो ये मैंने आपको समझा दिया, आगे देखते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? मतलब कि जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये ना, ये जो हमारा गोली दर्पण है, ये जिस गोली का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। ये हमारा केंद्र है सी और ये हमारा पोल है यानी कि ध्रुव है पी, तो सी और पी के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसे हम आर से दिखाते हैं। किससे निरूपित करते हैं? आर से, ठीक। अब आगे चलते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है? देखो मुख्य अक्ष भी मैं आपको बताता हूँ। मुख्य अक्ष क्या होता है? जैसे ये एक दर्पण है, ये हमारा गोली दर्पण है ना, और यहाँ पे क्या है? इसका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र सी होता है, ध्रुव पी होता है, यहाँ पे ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र से इसको मिलाने वाली जो इसी तरीके से रेखा होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। यहाँ पे भी उत्तल में भी यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र हो गया, तो ये जो रेखा है इसको क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं। देखिए सूर्य से आने वाला प्रकाश दर्पण द्वारा एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु के रूप में केंद्रित हो जाता है, ठीक। और शीट पर प्रकाश का यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब आता है। बिंदु अवतल दर्पण पर का फोकस है और दर्पण की स्थिति में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण की फोकस दूरी के सन्निकट माना है। देखो इसका कहने का मतलब है, जैसे मान लो एक अवतल दर्पण है, ठीक है। अवतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ है, और जब जब सूर्य से प्रकाश की किरण आती है तो उसको हम क्या मानते हैं? समांतर है। वो आने के बाद कहाँ से जाती है? अभी मैं आपको नियम भी पढ़ाऊंगा, उसके फोकस से होकर जाती है। फोकस क्या होता है? अब देखो देखो फोकस क्या होता है, पहले फोकस भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे है इसका वक्रता केंद्र सी, यहाँ पे है इसका पोल पी, तो इन दोनों के बीच की दूरी का जो आधा बिंदु होता है, आधा वाला, वो क्या हो जाएगा? इसका फोकस हो जाएगा। फोकस यानी कि फोकस हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से स्पष्ट आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये हमारा क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है। ये अवतल दर्पण है, और यहाँ पे देखिए अनंत से, ठीक है, जब अनंत से प्रकाश की किरण आती है तो उसको समांतर मान लेते हैं, इस तरीके से आ रही है। और आने के बाद देखेंगे आप परावर्तित होकर के जिस बिंदु से होकर के जा रही है उसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, ठीक है। आप देखो किस बिंदु से परावर्तित होकर के जा रही है? इस बिंदु एफ से, तो इसे हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस होता है। मुख्य फोकस अगर आपको पता करना है, सबसे आसान तरीका है कि आप उस दर्पण पर अक्ष के समांतर, जो हमारा ये मुख्य अक्ष होता है, इसके समांतर प्रकाश की किरण आप ऐसे डालो, और जिस बिंदु से परावर्तित होकर वास्तव में जाएगी, जैसे अवतल दर्पण में वास्तव में परावर्तित होकर के जाती है यहाँ से, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता है? ऐसा लगता है ना कि इस बिंदु से प्रकाश आ रही है, ऐसे लगता है, इस तरीके से। ये जो डॉटेड लाइन है इसका मतलब है काल्पनिक रेखाएं हैं, मतलब कि इस वास्तव में ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष, सॉरी, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो उत्तल दर्पण में, सॉरी, अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है? इस साइड होता है, यानी कि परावर्तक पृष्ठ की साइड होता है, ठीक है। जो और अवतल दर्पण में जो मुख्य फोकस होता है हमारा, सॉरी, जो उत्तल दर्पण में हमारा मुख्य फोकस होता है, उत्तल दर्पण में वो कहाँ पे होता है? पीछे की तरफ होता है। परावर्तक पृष्ठ जो हमारा अपारदर्शी पृष्ठ होता है उस साइड होता है, अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हो। अब देखिएगा, पढ़ते हैं इसको।
क्या लिखा, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर कुछ किरणें आपतित हो रही हैं। परावर्तित किरणों का परीक्षण कीजिए। दर्पण के मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिल रही हैं। यह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर के जाती हैं, ठीक है, या जाती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित होती हैं। उत्तल दर्पण में देखिए किस प्रकार से परावर्तित, यहाँ से आएंगी इस तरीके से, इधर चली जाएंगी इस तरीके से, आएंगी यहाँ से परावर्तित होकर के इस तरीके से चली जाएंगी, इसे हम उत्तल दर्पण बोलते हैं, इस तरीके से। तो हमें क्या दिखता है कि अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से खड़े होकर के, तो हमें ये लगेगा कि प्रकाश किरण कहीं दूर फोकस से निकल रही हैं, ऐसे यहाँ पे इसका लाइट सोर्स है, ऐसा लगेगा। तो इस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें किस प्रकार परावर्तित हो रही हैं। परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, इस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो यह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहलाता है। गोली दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, फोकस दूरी कहलाती है। याद रखना, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ की तरफ मुख्य फोकस होता है। उत्तल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ के विपरीत, जिधर अपारदर्शी पृष्ठ होता है उधर उसका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। और फोकस दूरी को हम किससे दिखाते हैं, एफ से। फोकस दूरी क्या होता है, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक। जो कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, क्योंकि ये दूरी बराबर होती है। चलो, गोली दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोली होता है। वृत्ताकार सीमा की रेखा होती है, इसका पृष्ठ एक वृत्ताकार सीमा की रेखा होती है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास गोली दर्पण का द्वारक या अपर्चर कहलाता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है। कहना ये चाह रहा है कि जैसे मान लो यहाँ पे ये जो इसका व्यास होगा, ये एम एन ही क्या कहलाएगा, इसका द्वारक या अपर्चक द्वारक या अपर्चर कहलाता है। यहाँ पे भी देखो तो आप ये वाला जो है ये व्यास, इसी को अपर्चर बोलते हैं, द्वारक बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है एम एन जो होता है, एम एन क्या होता है, द्वारक के रूप में निर्देशित करता है। द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है। द्वारक क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है। गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी एफ के बीच कोई संबंध होता है, तो यहाँ पे होता है आर बराबर 2f, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो एक अवतल दर्पण है, ठीक है, यहाँ पे इसका है ध्रुव, यहाँ पे है ध्रुव, यहाँ पे है इसका वक्रता केंद्र, तो जो हमारा एफ होता है, जो कि यहाँ से पूरी यहाँ की दूरी कितनी होती है, आर वक्रता त्रिज्या, और एफ क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल एफ होता है, तो एफ बराबर होता है और अपॉन 2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस दूरी, या फिर आप लिख सकते हो कि आर बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस की दोगुनी होती है, ठीक है। ये संबंध याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। देखो ये चीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, पर्दे पर इसको लिया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है और इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। चलो आगे चलते हैं, हम पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण से किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो क्या होता है। पहले मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। देखो पहले इसको भी समझ लेते हैं कि कुछ नियम है प्रकाश की किरणों के। जैसे नियम क्या है कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखी होगी, ठीक है, अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है, अनंत से जब प्रकाश की किरण आती है तो मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे अनंत पर तो बहुत अधिक दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी है तो उससे जो प्रकाश की किरण आएगी उसको हम कैसे मानेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष हमारा कौन सा, ये वाली लाइन जो पोल फोकस और वक्रता केंद्र मिलाते हैं, इसको मुख्य अक्ष बोलते हैं ये। और इसके समांतर कोई भी हम लाइन को मानेंगे जो किरण आ रही होगी कहाँ से, अनंत से, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण के लिए था। उत्तल के लिए देखते हैं, उत्तल के लिए क्या होता है, उत्तल के लिए अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, ठीक है। और देखो एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको समझा दूँ, जैसे यहाँ पे क्या था कि जो अनंत से आती थी मुख्य अक्ष के समांतर तो आती थी, और परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती थी, फोकस से होकर वास्तव में जाती थी। उत्तल में क्या होता है, अनंत से आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तित होकर के इस तरीके से निकल जाएंगी, ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर के आ रही है, मतलब फोकस से निकल रही है प्रकाश की, ऐसा लगेगा, ठीक है। वास्तव में फोकस पर नहीं जा रही है उत्तल दर्पण में, तो लग रही है कि इधर से फोकस से ही निकल रही है ये, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए अगला नियम क्या है, ये नियम है प्रकाश के किस तरीके। देखो अगर मान लो कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है, जस्ट इस वाले नियम का उल्टा है, अगर फोकस से होकर के जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। अगर फोकस से होकर के पास होगी तो परावर्तित होकर के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका सीधा उल्टा रूल भी है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है
तो परावर्तित होकर के फोकस से होके जाती है। उल्टा चलता है। यहाँ भी देखो, अगर कोई भी हम प्रकाश की किरण दर्पण पर इस तरीके से डालें जो कि उसके मुख्य फोकस की तरफ हो, तो वो दर्पण से ही परावर्तित होकर के मुखच के समांतर हो जाता है। इधर तो जा नहीं सकता क्योंकि अपारदर्शी है, तो यहीं से परावर्तित होकर मुखच के समांतर हो जाता है। ठीक है, सेम इसी नियम का उल्टा है यहाँ पे। चलो आगे अगला नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या है? तीसरा नियम ये कहता है कि अवतल दर्पण से वक्रता केंद्र से गुजरने वाली अवतल दर्पण की, देखो अगर आप कोई भी किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारोगे तो पुनः उसी माध्यम पे उसी रास्ते पे लौट आएगी। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से वापस आ गया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। वक्रता केंद्र से कोई भी अगर प्रकाश गई तो फिर उसी से लौटना है, उसको मार्ग परिवर्तित नहीं होगा। यहाँ पे भी देखो, अगर हम एक प्रकाश की किरण डालें वक्रता केंद्र के एकदम तरफ, तो फिर ऐसा लगेगा उसी मार्ग फिर वापस लौट आ रही है ऐसे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वक्रता केंद्र से जो हम मिलाते हैं, जो कि केंद्र है और ये मान लो एक तरीके से वृत्त है, इसमें मिलाएंगे अगर तो ये लंब होता है। और आपने परावर्तन में भी वहाँ पे पढ़ा था, समतल दर्पण जो हमने पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश आती है तो पुनः उसी मार्ग से लौट जाती है। तो ये लंब ही तो है इस पे। ठीक है, लंब ही है, तो इसलिए जब प्रकाश किरण आती है तो पुनः उसी मार्ग पर लौट जाती है। 3 नियम हो गए। ठीक है, 3 नियम हो गए। आगे अब हम पढ़ते हैं किस प्रकार से एक और चौथा नियम भी देख लेते हैं कि आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई प्रकाश की किरण आ रही है, जितने कोण से आती है उतनी कोण से परावर्तित हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से जितने कोण से आएगी उतने कोण से परावर्तित हो जाएगी, ये नियम है। तो 4 नियम यहाँ पे हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। इसका एक चार्ट यहाँ पे ऊपर दिया है, चार्ट को भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं फिगर देख लेता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे कहने का पहला जो हमारा है वो ये है। पहला क्या है, एक मिनट यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे देखो, ये पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, और ये पांचवा है, और ये छठा है। ये स्थितियां हैं। इन्हीं स्थितियों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो। देखो कैसे समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर। कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर। यहाँ पे फिगर भी देखते हैं साथ साथ में। वस्तु को सबसे पहले हम कहाँ रखेंगे? अनंत पर। ठीक है, टेबल तो आपके लिए जरूरी है, इसको भी समझ लीजिए। देखो, सबसे पहले हम वस्तु को कहाँ पे रखेंगे? अनंत पर, इस तरीके से सीधे। इस पर रखने से क्या होता है? वस्तु को रखने से क्या होता है? जो यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है वो कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ से टकराएगी, और टकराने के बाद मुख्य अक्ष से समांतर आती है तो फोकस से होकर जाती है। और यहाँ पे भी एक किरण और चलती है, 2 किरण हम डालते हैं जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है और परावर्तन होकर फोकस से होकर जाती है। तो यहाँ पर जहाँ पे 2 किरणें काटती है वहाँ पे क्या बनता है? प्रतिबिंब। तो अनंत पर रखिए। अगर हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? चूंकि प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि दर्पण से बाहर है, तो ये प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। और साइज में कैसा होगा? एकदम छोटा होगा, बिंदु के आकार का होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। अगर अनंत पर वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अगला, अब हम वस्तु को थोड़ा सा नज़दीक लाते हैं और सी और अनंत के बीच में रखते हैं। अगर वस्तु हमारा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच का हो तो देखो, पहले फोकस पे था, अगर हम इसको प्रतिबिंब को थोड़ा सा आगे लाए तो हमारा अगर वस्तु को हम थोड़ा सा आगे लाए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा हमारा पीछे चलेगा। ठीक है, अनंत पर था तो फोकस पे था, अब अनंत से थोड़ा इधर लाए वक्रता केंद्र की तरफ, तो अब हमारा देखो प्रतिबिंब भी फोकस से थोड़ा इस साइड हो गया है। देखो कैसे। अब देखो, यहाँ से एक प्रकाश किरण हमने डाली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, तो परावर्तित होकर कहाँ जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है, दूसरी किरण हमने डाली वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है पुनः उसी मार्ग पे लौट जाती है। तो जहाँ पे ये दोनों किरणें काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। और अगर आपको ध्यान से देखिए तो कौन सी किरण ऊपर है? जो सेकंड वाली है। सेकंड वाली देखो ऊपर जा रही है, और जो फर्स्ट वाली किरण थी वो नीचे चली गई। तो प्रतिबिंब कैसा हो गया? नीचे वाला सेकंड वाला फर्स्ट पे आ गया, और फर्स्ट वाला जो किरण था हमारा वो सेकंड पे आ गया, नीचे आ गया मतलब। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? साइज में भी आप देख सकते हो, साइज छोटी है इसकी। ए बी के दो कितना बड़ा है? बी डैश ए डैश देखो उल्टा है और छोटा भी है। तो अगर हम वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनती है, उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है, और उल्टी बनती है, वास्तविक बनती है और छोटी बनती है। ठीक है, ये चीज़ था। अब अगली पोजीशन हमारा क्या होगा? थोड़ा सा और हम वस्तु को खिसकाते हैं, यहाँ से खिसका करके सी पर लाते हैं। अब देखो, वस्तु हमारा कहाँ पे आ गया? सी पर। ए बी हमारी वस्तु है सी पर। अब जब कोई वस्तु पे आ गई तो हमारा प्रतिबिंब भी थोड़ा सा खिसकेगा। पहले या फोर सी के बीच में था, अब खिसक के कहाँ पे आ जाएगा? सी पे। तो अगर हम ए बी पर वस्तु को रखते हैं, यानी कि सी पे वस्तु को रखते हैं, तो यहाँ से प्रकाश की किरण जो ऊपर वाली जा रही है ये मुख्य अक्ष के समांतर है, परावर्तित होकर
होकर फोकस से जाएगी, और दूसरी जो हम किरण डालते हैं फोकस से, वो परावर्तित होकर के कहाँ से जाएगी, मुखज के समांतर हो जाएगी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है कहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे आप देखोगे सेम इसी पे कट कर रही है यहाँ पे। तो जब हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र यानी कि सी पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा सी पर ही बनता है, वस्तु की बराबर आकृति का बनता है। आप देखोगे यहाँ पे मैं हटा देता हूँ उसको, देखो वस्तु की बराबर आकृति का ही प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, वस्तु की बराबर आकृति का ही यहाँ पे आपको प्रतिबिंब दिखाई देगा, बन रहा है, और सेम उसी पॉइंट पे बन रहा है जहाँ पे हमने वस्तु को रखा था, सी पे रखा था, सी पे ही बनेगा। ठीक, अब अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में थोड़ा सा वस्तु को और आगे ले जाते हैं। अब सी से एफ के बीच में वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पे वस्तु को रखेंगे तो पहले यहाँ पे जो किरण है मुखज के समांतर है, परावर्तित होकर के ये इस तरीके से जाएगी अनंत फोकस से, और दूसरी किरण हम इस तरीके से डालते हैं जो कि हमारा किसके अनुदिश है, वक्रता केंद्र के अनुदिश है। तो वक्रता केंद्र के अनुदिश से जो भी किरण होती है वो अपने मार्ग से ही लौट जाती है और यहाँ पे कट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो जब हमने इसको वस्तु को थोड़ा सा इधर किया तो प्रतिबिंब भी थोड़ा सा इधर जाएगा। पहले सी पे था, यहाँ पे सी से थोड़ा आगे बढ़ गया तो सी से परे हो गया यहाँ पे। अब देखो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, और आकृति में कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और चूंकि उल्टा है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, ये वास्तविक होगा। कैसा होगा, वास्तविक होगा। आगे चलते हैं, अगला स्थिति हम देख लेते हैं। अगली स्थिति क्या कहती है कि अगर हम वस्तु को कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे, थोड़ा सा और वस्तु को बढ़ाते हैं हम, पहले ये आपसे इधर था, अब हमने इसको इधर कर लिया है। तो जो एफ पे रखते हैं तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो कि मुखज के समांतर है, परावर्तित होकर के इस तरीके से जाएगी। ठीक, दूसरा इस तरीके से अनंत, इस तरीके देखो हमने अगर उसको वक्रता केंद्र के अंदर डालेंगे तो इसी पे पुनः लौट आएगी इस तरीके से। और ये जो प्रतिबिंब बनता है हमारा अनंत पर बनता है, कहाँ पे, अनंत पर, यानी कि बहुत अधिक दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब जो होता है हमारा बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, और कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये, क्योंकि इससे पर्दे पर लिया जा सकता है। अगली स्थिति, अब वस्तु को थोड़ा सा और खिसकाते हैं, अब फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। ये देखो फोकस है, ये हमारा ध्रुव है, इसके बीच में वस्तु को रखते हैं। तो यहाँ पे रखने से क्या हुआ, ये जो वस्तु है इधर से इस तरीके से आया और इस तरीके से प्रकाश किरण चली गई। ठीक है, जितने एंगल पर आती है उतने एंगल पर परावर्तित हो जाती है। ठीक, अब दूसरी किरण हम डालते हैं वक्रता केंद्र के अनुदिश जो कि उसी मार्ग से लौट जाती है। तो यहाँ पे हम देखो क्या देखते हैं कि प्रतिबिंब जो है हमारा किस तरीके से बनता है। अब हम टेबल की तरफ चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा जो है इधर तो नहीं बनता, ये प्रतिबिंब हमारा बनता है आभासी, जो कि दर्पण के पीछे बनता है। ये देखो दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब। ठीक है, अब कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है और आभासी बन रहा है। तो आइए अब हम टेबल को देख लेते हैं, इसके टेबल को याद कर लेना आप टेबल को बना करके। ठीक है, ये है टेबल। देखो जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, अनंत पर रहती है तो फोकस पर बनता है, अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु की साइज का होता है, और वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा ही होगा। अगर सी से परे यानी कि सी से थोड़ा दूर पर रखें तो वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, थोड़ा एफ और सी के बीच में। यहाँ पे देखो मैं बनाता हूँ, ये सी है, ये एफ है, ये पी है। ठीक है, जब हम सी से परे यानी कि सी से दूर यहाँ पे रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा पहले एफ पे बनता था, अब कहाँ बनेगा, इसके बीच में बनेगा। ठीक है, और छोटा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। अगर हम सी पर रखते हैं, अगर हम वस्तु को सी पर रखते हैं, सी पर एकदम, तो प्रतिबिंब ही हमारा सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। सी और एफ के बीच रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, सी और एफ के बीच रखेंगे तो सी से परे यानी कि सी से थोड़ा दूर विवर्धित बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। एफ पर रखेंगे तो कहाँ पे बनेगा, अनंत पर रखेंगे, अनंत पर बनेगा, अत्यधिक बड़ा होगा, विवर्धित होगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। और एक ही स्थिति मात्र ऐसी है जहाँ पे प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है अवतल दर्पण द्वारा, वो है जब हम वस्तु को पी और एफ के बीच यानी कि पी और एफ यहाँ पे कहीं पे रख दें तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। ये वास्तविक और आभासी और सीधा होता है, और विवर्धित यानी कि बड़ा होता है, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, इसी स्थिति का प्रयोग जो है डॉक्टर वगैरह हमारे दांत वगैरह को चेक करने में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये स्थितियाँ हैं, सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें आभासी और सीधा बनता है, इस स्थिति को विशेष ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो ये मैंने आपको समझा दिया है। अब देखो उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार से प्रतिबिंब बनता है उसको भी देख लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, सर्च लाइटों और वाहनों के अग्रदीपों में किया जाता है। देखो जैसे आपने टॉर्च देखा होगा, इस तरीके से टॉर्च होती है। ठीक, इस तरीके से टॉर्च लगी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक बल्ब इस तरीके से लगी होती है, और यहाँ के जो पृष्ठ होता है देखो कैसा लग रहा है, अवतल पृष्ठ होता है, थोड़ा चमकदार भी होता है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण निकलती है तो इस तरीके से परावर्तित होती है, क्योंकि फोकस पर होता है बल्ब। यहाँ से लाइट जब जलती है तो फोकस पर जलती है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण इस तरीके से परावर्तित होकर के समांतर किरण पुंजों के रूप में निकलती है। इसी तरीके से जो टॉर्च होते हैं, हेडलाइट होते हैं वाहनों के, उन सब में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं।
ठीक है। साथ ही शेविंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, जो शेविंग मिरर होते हैं दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए, वो भी हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण ही होता है। साथ ही दंत विशेषज्ञ, मैंने आपको बताया कि जो डॉक्टर होते हैं, डेंटल वाले होते हैं, वो भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। साथ ही सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। इस तरीके से होता है, सूर्य की प्रकाश आती है, एक जगह पे केंद्रित हो जाती है, इस तरीके से एक जगह पे केंद्रित होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने में कुछ एक दो ही स्थितियां हैं, इनको ध्यान से देखना है आपको। जैसे जब हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं, जब हम वस्तु को, पहला हम देखेंगे, जब हम वस्तु किस पे रखते हैं, अनंत पर। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है, फोकस एप पर दर्पण के पीछे बनता है, अत्यधिक छोटा होता है, बिंदु की साइज का होता है और आभासी और सीधा होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अनंत पर वस्तु को रखा, मुख अक्ष के समांतर आ रहे प्रकाश की किरणें समांतर हैं, परावर्तित होकर के इस तरीके से निकल गई और ऐसा लगा कि फोकस से होकर के आ रही हैं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनता है, जो कि वास्तव में तो लाइट मिल नहीं रही है, किरणें तो मिल नहीं रही है वास्तव में, इसलिए प्रतिबिंब कैसा बन गया, ये आभासी बन गया। कैसा बन गया, आभासी। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है, और आकृति में ये छोटा भी होता है। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, अवतल दर्पण का भी आप सीखोगे तो समझ में आएगा, भी मैं आपको बताऊंगा। अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं बैक मिरर में। जो आप वाहनों के बैक मिरर देखते हो, जैसे बाइक चलाते हो तो बैक मिरर लगा होता है बगल में, वहाँ पे हम उसमें देखते हैं। क्योंकि क्यों देख पाते हैं, क्योंकि अनंत पर रखी वस्तु का ये अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। छोटा प्रतिबिंब बनाने का फायदा ये होता है कि हमें बहुत बड़ा एरिया सड़क का उसमें मिरर में, छोटे से मिरर में दिख जाता है। ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, दूसरी स्थिति क्या है, दूसरी स्थिति यह है कि जब अनंत और दर्पण ध्रुव के ध्रुव एफ पी के बीच कहीं पर भी रखो, यानी कि आप यहाँ पे, यानी कि अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर भी आप प्रतिबिंब को रखोगे तो प्रतिबिंब आपका पी और एफ के बीच बनेगा। दूसरी तरफ ये देखो, पी और एफ के बीच में यहाँ पे आपका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है। ठीक है। और ये कैसा होगा, छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। ठीक है। दो ही स्थितियाँ हैं उत्तल दर्पण का, आपको याद करना बहुत ही आसान है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब। यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है, हमेशा आभासी और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। इसलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, याद रखना, समानता वाहनों के पश्च विंग मिरर जो होता है, या जो साइड मिरर जैसे हम कहते हैं, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, यद्यपि वह छोटा होता है, उनका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है, ये बाहर की ओर वक्रित होते हैं। इसकी तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे की बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ होता है। यानी कि जो देखेंगे आप ट्रक या बस वगैरह में लगे रहते हैं मिरर बैक वाले, वो पीछे के बहुत बड़े एरिया को छोटे में कवर कर देते हैं। ठीक है। उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चिन्ह परिपाटी भी सीख लेते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है, जैसे आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, निर्देशांक ज्यामिति, तो उसमें क्या होता है, इस तरीके से अक्ष बने होते हैं, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है ऊपर और इधर माइनस होता है। सेम वही चीज़ यहाँ पे है। ये आपका दर्पण का ध्रुव है पी, इधर जितनी भी दूरियां आप नापोगे इस तरीके से वो प्लस में रहेंगी। ठीक है। इधर जितनी दूरी आप नापोगे वो कैसी रहेगी, ऋण में। ठीक है। सॉरी, एक मिनट थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो ध्यान से। इधर यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा ध्रुव हो गया, इधर जितनी दूरी आप नापोगे वो क्या होगा, प्लस में, और इधर जितनी दूरी आप नापोगे वो क्या होगा, ऋण में होगा। ठीक है। इधर दूरी प्लस में होगा, ऊपर की तरफ नापोगे तो किस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा, और नीचे की तरफ अगर नापते हैं तो क्या होता है, माइनस में होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जैसे मैंने आपको बताया, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे एलेबोरेट कर देता हूँ। देखो, जैसे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहाँ पे होता है, आगे होता है, इस साइड होता है, तो इस साइड की दूरी क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी कि जो हमारा, सॉरी, अवतल दर्पण जो होता है उसका फोकस दूरी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण का फोकस किधर होता है, इधर होता है, यहाँ पे फोकस यहाँ पे होता है। तो जो उत्तल दर्पण होता है, उसकी उत्तल दर्पण जो होता है उसका जो फोकस दूरी होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ध्यान रखना। वस्तु हमेशा कहाँ पे हम रखते हैं, वस्तु हमेशा इस साइड हम रखते हैं, इस साइड हम रखते हैं, इसलिए वस्तु वस्तु जो होगा वो हमेशा क्या होगा, वस्तु की दूरी जो होगी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक में होगी। ठीक है। और जो हम प्रतिबिंब रखते हैं, वस्तु हम ऊपर की तरफ रखते हैं, तो वस्तु की जो लंबाई होगी वो हमेशा कैसी होगी, धनात्मक होगी। जब प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो नीचे बनेगा, तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। अगर प्रतिबिंब हमारा सीधा बनता है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से इधर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है इस तरीके से, तो उसकी उसकी जो दूरी हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी, धनात्मक हो जाएगी प्रतिबिंब। ठीक है। आइए देखते हैं आवर्धन सूत्र क्या होता है और दर्पण सूत्र क्या होता है। देखो, पहले यहाँ पे एक एक चीज़ को समझ लेते हैं, क्या क्या चीज़ है। जैसे अगर मान लो कोई भी दर्पण है, ठीक है, दर्पण है और ये क्या है, इसका फोकस पोल है, ये यहाँ पे क्या है, इसका वक्रता केंद्र है, यहाँ पे क्या है, इसका फोकस है। कोई भी अगर हम वस्तु रखते हैं, ठीक है, वस्तु रखते हैं, तो बिंब का मतलब वस्तु होता है। तो दर्पण से, पोल से जो उसकी वस्तु की दूरी होगी उसे हम कहते हैं यू। क्या कहते हैं, यू। क्योंकि यू हमारा इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, इसलिए किस में आएगा, ऋण में आएगा। यू हमेशा नेगेटिव होता है। वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा ऋणात्मक मिली जाती है। और प्रतिबिंब की दूरी, की दूरी को हम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भी से। प्रतिबिंब अगर इधर बनता है, इधर तो ऋणात्मक आएगा, प्रतिबिंब अगर इधर बना तो भी
बी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक। और एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। फोकस दूरी मैंने आपको बता दिया, फिर से मैं लिख देता हूँ। अवतल दर्पण के लिए, अवतल के लिए, अवतल दर्पण है ये, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए अगर हम बात करते हैं तो एफ क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है अवतल के लिए, चूंकि एफ यहाँ पे होता है अवतल के लिए, इसलिए क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव। और अगर उत्तल के लिए, उत्तल दर्पण की बात करें हम, उत्तल दर्पण की बात करें तो जो फोकस होगा एफ वो क्या होगा, पॉजिटिव होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में फोकस इस साइड होता है। इस सूत्र को याद कर लेना, 1/v, फार्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसका कहने का मतलब होता है ये कि v क्या है, वस्तु की दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से, u क्या है वस्तु की दूरी दर्पण से, और f क्या है उसका, उस दर्पण का फोकस दूरी। अब चलते हैं आवर्धन सूत्र भी देख लेते हैं। आवर्धन सूत्र क्या होता है, आवर्धन का मतलब होता है कोई वस्तु बड़ी बनी है या छोटी बनी है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगर आवर्धन धनात्मक है तो वस्तु सीधी होती है, अगर आवर्धन ऋणात्मक है तो वस्तु उल्टी होती है। देखो याद रखो, आप इसको इस तरीके से आई फॉर इमेज और ओ फॉर ऑब्जेक्ट याद कर सकते हो। इमेज का मतलब प्रतिबिंब, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु। तो वस्तु का जो आवर्धन होता है बराबर होता है आई, यानी कि आई मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी कि जैसे प्रतिबिंब रखा रहता है ना, इस तरीके से प्रतिबिंब कितना ऊंचा है, ठीक है, उसकी डिवाइड में ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु कितना ऊंचा है, वस्तु जो होता है हमारा वो कितना ऊंचा है, ठीक है। पहले हम प्रतिबिंब को लिखेंगे फिर वस्तु को लिखेंगे, बराबर होता है ये माइनस भी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से बटे यू, यू मतलब वस्तु की दूरी दर्पण से। तो ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना, यहाँ पे भी लिखा है, इस फार्मूला को याद रखना, यहाँ पे माइनस होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी हम इस पे आधारित जो है वो देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है किसी ऑटोमोबाइल के, क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तर दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। देखो अगर वक्रता त्रिज्या 3 है तो हम जानते हैं कि फोकस क्या होता है, फोकस बराबर होता है r/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा। तो वक्रता त्रिज्या का हमने 3/2 कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उत्तल दर्पण की, वो हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। तो इसको हमने धनात्मक लिया 3/2, ठीक है। उसके बाद बस इस दर्पण से इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, तो यू हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक में ही होता है, -5 मीटर, ठीक है। यू हमेशा ऋणात्मक होता है क्योंकि इस दिशा में होता है, दर्पण यहाँ है तो इस दिशा में होगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज बताइए। तो अभी हमने पढ़ा था उत्तल दर्पण अगर है तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, आभासी, आभासी बनता है, आभासी और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और उल्टा बनता है, सॉरी अभी हमने पढ़ा था आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और, एक मिनट, सॉरी, आभासी, आभासी, सीधा, सीधा और छोटा बनता है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, आइए देखते हैं, निकालते हैं मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। तो हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक मिनट, हमने फार्मूला क्या पढ़ा है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। वैल्यू पता है, पुट करते हैं। 1/f की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, इक्वल टू 1/u, यू कितना है, -5 है, प्लस 1/v, 1/v। तो इसको हम क्या करेंगे, ये 1/3/2 है तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2 ऊपर चला जाएगा। और ये -1/5 है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, +1/5 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करते हैं इसको, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 आएगा, और ये बन जाएगा 10 + 3, ये कितना आ जाएगा, 13/15। यानी कि हमारा जो वस्तु की दूरी आएगी वो कितनी हो जाएगी, 15/13, ठीक है। चूंकि ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब है कि जो हमारा वस्तु बन रहा है उत्तल दर्पण है, ये जो हमारा वस्तु बन रहा है, जो हमारी प्रतिबिंब बन रही है वो किधर है, इस साइड है, क्योंकि इधर पॉजिटिव होता है ना, इस साइड बन रहा है। और ये कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और छोटा बनेगा। आवर्धन भी निकाल लेते हैं। ये तो हमारी v की वैल्यू हो गई, कितना है, 15/13, ठीक है। चलो आगे निकालते हैं, आवर्धन निकालते हैं। आवर्धन निकालने का सूत्र क्या होता है, हमने पढ़ा है -b/u। चूँकि हमें इसमें इमेज की लंबाई चौड़ाई तो नहीं दी है, लंबाई ऊंचाई नहीं दी है, इसलिए हम ये वाला फार्मूला लगाए। अगर हमें ऊंचाई भी दी होती तो हम ये वाला फार्मूला भी लगा सकते थे, I/O वाला। ये इमेज की ऊंचाई है प्रतिबिंब की, और ये वस्तु की। तो यहाँ पे हमें दूरी दी है, सिर्फ हम दूरी वाला फार्मूला लगाते हैं। हमने पढ़ा माइनस भी कितना था, अभी हमने पढ़ा था 15/13, ठीक है, डिवाइड बाई यू कितना है यहाँ पे, यू कितना है, -5, कितना है, -5। सॉल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3/13, कितना आएगा, 3/13। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.2 और
3 कुछ इस तरीके से 0.23 आएगा। देखो ये पॉजिटिव में आया है, इसका मतलब पॉजिटिव में है, और साथ ही यहाँ पे इसको ध्यान रखो 0.23 ये क्या होता है, 1 से छोटा होता है ना। तो अगर हमारा आवर्धन 1 से छोटा होता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, छोटा प्रतिबिंब है। कैसा है, छोटा है। ये जो संख्या लिखी है 0.23 1 से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। अगर हमारा आवर्धन 1 आता है तो बराबर आएगा, वस्तु कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, मतलब प्रतिबिंब कैसा होगा, बराबर होगा। और अगर m 1 से बड़ा है तो कैसा हो जाएगा, प्रतिबिंब बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो m आया है वो 1 से छोटा है, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ क्वेश्चन और दिए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, यह जिस तरीके से ये क्वेश्चन है कि एक वस्तु, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। देखो कह रहा है कोई वस्तु इतने मीटर साइज का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, साइज दिया है तो वस्तु का साइज दिया है तो इसको ओ से लिख लेते हैं। ओ क्या है उसका, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, किसी इतने फोकस दूरी की अवतल दर्पण, चूंकि अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव, तो इसको -15 कर देते हैं सेंटीमीटर। ठीक, आगे चलते हैं। इतने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, वस्तु हमेशा नेगेटिव इस तरफ रखी जाती है, इसलिए नेगेटिव होगा। u इज इक्वल टू -25। ठीक है, 25 हो गया। तो कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। पर्दे पर लेना है तो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। निकाल के देखते हैं। देखो आपको यह पता है, यू पता है, भी आप निकाल सकते हो। फार्मूला आपको पता है, 1/v इक्वल टू 1/1/u प्लस 1/v होता है। निकालते हैं। 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। 1/f लिखेंगे -15, ठीक, इक्वल टू 1/u लिखते हैं -25 प्लस 1/v। वैल्यू निकालते हैं, 25 को इधर लाते हैं तो ये बन जाएगा 1/25 माइनस 1/15 इक्वल टू 1/v। सॉल्व करते हैं इसको, इसका एलसीएम लेते हैं, 75 आएगा, और ये इसको करेंगे तो 3 - 5 इक्वल टू 1/v। v यहाँ से अगर हम निकालेंगे 1/v, 1/v कितना आएगा यहाँ से, तो ये हो जाएगा -2/75, और अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 75/2 माइनस में। ये नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है अवतल दर्पण से इधर ही बन रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया भी। और हमें यह बताना है कि इसकी प्रकृति क्या होगी। प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब कैसा होगा, जब इधर बनेगा और पर्दे पर इसको लिया जा सकता है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। अब आवर्धन क्या होगा, यानी कि बड़ा बनेगा छोटा, तो m निकालते हैं। m हम जानते हैं क्या होता है, और हमें इसमें ये भी बताना है कि साइज ज्ञात करिए, साइज भी निकालना है, इमेज कैसा बनेगा। चलो तो हम निकालते हैं इसका आवर्धन। आवर्धन हम सूत्र जानते हैं, इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट इक्वल -v अपॉन u, ये हमारा फार्मूला होता है। लगाते हैं। आई क्या है, आई की वैल्यू हमें नहीं पता है, आई को हम आई रहने देते हैं। ओ हमें पता है, ओ कितना है, 4। अगर 4 पॉजिटिव में क्यों लिया है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो इस तरीके से रखा जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो प्लस में होता है। इक्वल माइनस लगाते हैं, भी कितना है, भी हमारा है -75/2 डिवाइड में u कितना है, u यहाँ पे है -25। ठीक है, तो एक माइनस वाली बात तो कट गया, एक माइनस बचेगा, और यहाँ से 25 से अगर 75 को कट करेंगे तो 3 आएगा। तो ये बन गया I/4 इक्वल टू -3/2, ये वाला माइनस है ये। ठीक है, अब यहाँ से सॉल्व करते हो तो i इक्वल टू कितना आएगा, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -12/2, सॉल्व करोगे कितना आएगा, -6। आवर्धन ऋणात्मक है। ठीक है, इसका मतलब प्रतिबिंब क्या है, उल्टा है। और चूंकि ये 1 से बड़ा भी है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमने क्या निकाल रहा है, आवर्धन नहीं है, ये है वस्तु की लंबाई। आई मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, और ऋणात्मक है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है कैसा बनेगा, वो नीचे की तरफ बनेगा, जैसे ये होता है ना, तो यहाँ पे बनेगा। और इसकी लंबाई क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर का था और इमेज बना 6 सेंटीमीटर का, तो बड़ा बन गया ना, बड़ा बन गया, और कैसा बना, उल्टा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आप मैच कर सकते हो। पहला क्या है हमारा, इमेज कितना है, इमेज हमारा 6 सेंटीमीटर का है, वास्तविक और उल्टा है। ठीक है, ठीक है, चलो अब देखते हैं। अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं आंसर को अपने। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये 6 सेंटीमीटर का, यहाँ पे आप देख सकते हो 6 सेंटीमीटर का, और उल्टा है, माइनस साइन क्या दिखा रहा है, उल्टा है, और आवर्धित है, क्योंकि हमारा जो वस्तु था वो कितने था, 4 ही सेंटीमीटर का तो था ऑब्जेक्ट हमारा, और 6 सेंटीमीटर का बन गया तो बड़ा बन गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, इसमें हमने परावर्तन कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तन को कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।